हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक लेट्स लर्न। 10th क्लास की साइंस पर फोकस करते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी केमिस्ट्री पोर्शन की, लेसन नंबर 1 to 5 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। आंसर्स को बहुत इजी और कंसाइज बना दिया था, स्पेशली फॉर वीक स्टूडेंट्स जो ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं ले पाते हैं साइंस के एग्जाम में। उसी सीरीज में एक एफर्ट किया है। इस वीडियो में मैं आज पोस्ट करूंगी बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डोंट गेट फियर्ड, 50 बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज बायोलॉजी बच्चों को काफ़ी स्कोरिंग लगती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नॉलेज बेस होते हैं। केमिस्ट्री में जैसा आपने नोटिस किया था, क्वेश्चन लंबे होते हैं, समझने में टाइम लगता है, एनालाइज करना पड़ता है उन सिचुएशंस को, जबकि आंसर्स तो वही शॉर्ट ही होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता। यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, आंसर्स को बहुत शॉर्ट बना दिया है। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस को भी काफ़ी शॉर्ट और कंसाइज और पॉइंट वाइज किया है मैंने। यहाँ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि किसी की डेफिनेशन लिखनी है या एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम बनाना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये जो पोर्शन है वो बच्चों को काफ़ी स्कोरिंग लगता है। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द चैप्टर्स जो इस बार के सीबीएसई एग्जाम में आने हैं। लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम, लेसन 7 पूरी तरह से डिलीटेड है, लेसन 8 जीव जनन क्यों करते हैं, लेसन 9 आनुवांशिकी और जैविका, जिसमें से आपका हाफ चैप्टर आ रहा है मेंडल के प्रयोग और उनके नियम के बारे में, जहां तक बात की गई है वहीं तक है। और एक बहुत इजी और जनरल सा चैप्टर है लेसन नंबर 15 हमारा पर्यावरण। सो ये जो 3.5 चैप्टर है, इनकी टोटल वेटेज है 28 मार्क्स। काफ़ी अच्छी वेटेज है, चैप्टर्स भी कम है। सिर्फ एक लेसन नंबर 6 जो है वो क्वाइट लेंदी है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि 50 में से हाफ 25 क्वेश्चन तो लेसन 6 के ही हैं। बट इन 50 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से लर्न करते हैं, डायग्राम्स, लेबल डायग्राम्स बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, सो आई गारंटी यू कि आप मोर देन 25 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इवन जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छा स्कोर नहीं करते, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। बट यहाँ थोड़ी सी बायो में क्रैमिंग की ज़रूरत होती है, जिसे हम रट्टा मारना कहते हैं या रोट लर्निंग कहते हैं, तो उस चीज़ की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो 10 बार अपने वर्बली या रिटर्न वे में उन आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आपको वो भूले नहीं और आप उन्हें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपने डायरेक्ट ही आंसर लिखना है। सो लेट्स हैव अ क्विक टूर ऑफ बायोलॉजी स्ट्रीट। सो आइए जल्दी से याद करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें है निम्न के नाम बताइए या उत्तर संक्षेप में दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। तो CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड जो तीसरे चौथे नंबर पर लिखे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और ग्लूकोज भोजन बनाते हैं पौधे का। और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होना जरूरी है। यहाँ अगर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आया तो आपको ये चारों चीज़ें लिखनी है। अगर आप एक भी स्किप करते हैं तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, आधा भी नहीं मिलेगा। अगर कोई MCQ की फॉर्म में आया है और उनमें ये चारों ऑप्शन नहीं है, CO2 और जल वाला ऑप्शन है, तब आप उसे टिक कीजिएगा, बिकॉज मेन कच्ची सामग्री जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, जो आपस में जुड़ते हैं। उपस्थिति जरूरी है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की, फाइन। लेकिन शॉर्ट आंसर में ध्यान रखिएगा कि चारों चीज़ों के नाम लिखने जरूरी हैं। अगला है पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र या छोटे छेद होते हैं, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, वो है रंध्र। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे हम लिवर भी कहते हैं। ये देखिए सारे वही आपको क्रैमिंग करनी है, लर्न करने हैं, बार बार बोलने हैं और लिख के देखने हैं। शूद्र आंत, छोटी आंत में अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देने वाली संरचना। छोटी आंत में आपको पता है भोजन पूरी तरह से पच जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पचा हुआ भोजन को एब्जॉर्ब किया जा सके, सोखा जा सके, उसके लिए कौन सी संरचनाएं प्रकृति ने हमें दी हैं? वो है दीर्घरोम, उनका नाम है। मानव पाचन तंत्र का वह स्थान जहां भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, अभी मैंने बोला शूद्र आंत और छोटी आंत, पूरी तरह से भोजन यहाँ आकर के पच जाता है। और भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। लार में ही एंजाइम होती है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देती है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन करने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन का कैरियर है। मानव रक्त के अवयव कौन से 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के मानव रक्त बना है? तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तीनों तो कणिकाएं हैं, सॉलिड फॉर्म में ये पार्टिकल्स हैं। और जो उसका लिक्विड फॉर्म है, तरल माध्यम है, दैट इज प्लाज्मा। सो नेक्स्ट है पौधों में जल का संवहन करने वाला उत्तक जाइलम,
और पौधों में भोजन का संवहन करने वाला ऊतक फ्लोएम। इसके बारे में आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। वृक्क की, किडनीज की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, जो एक्चुअली में देखो किडनी का काम क्या होता है, वृक्क का काम क्या होता है, मूत्र बनाना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर निकालना। बट एक्चुअली में वृक्क में कौन सी ऐसी संरचनाएं, कौन से ऐसे ऊतक हैं, कौन अंग हैं जो कि एक्चुअली में ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, तो वो है वृक्काणु, जिन्हें हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। मादा जनन तंत्र में निषेचन का स्थान, तो मादा जनन तंत्र, ये भी हम चित्र भी आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ये। निषेचन मतलब जहां नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और युग्मनज बनता है, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो कौन सा स्थान है, अंडवाहिका है, गर्भाशय या अंडाशय नहीं है। 3 मेन पार्ट होते हैं मादा जनन तंत्र में, अंडाशय, अंडवाहिका एंड गर्भाशय। तो अंडवाहिका में ही निषेचन होता है। अंड कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। भ्रूण विकास का स्थान कहाँ है, गर्भाशय। देखिए 3 इंपॉर्टेंट जो इसके अंग हैं जनन तंत्र के, मादा जनन तंत्र के, इन तीनों के ही अपने अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा जनन हार्मोन, तो सिर्फ अंडाणु नहीं बनते हैं वहां पर, अंड कोशिकाएं नहीं बनती हैं, हार्मोन भी सिक्रीट होता है, वो है एस्ट्रोजन। एक और भी है लेकिन आप मेनली सिर्फ एस्ट्रोजन ही लर्न कर ले तो काफ़ी है। नर जनन तंत्र में शुक्राणु यानी जो नर युग्मक हैं, जनन युग्मक हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। और हार्मोन कौन सा सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछा जाता है। लैंगिक संचरण द्वारा होने वाले रोग, तो इसमें है HIV, एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। तो कोई भी इनमें से 2 पूछे जाते हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। HIV और एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो HIV की क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बट आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, बट ATP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी कोशिकाओं में जो ऊर्जा बनती है उसकी इकाई है। तो ये फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका मेंडल वाला प्रयोग आ गया कि मटर के लंबे पौधे जिसमें कैपिटल टी और छोटे पौधे स्मॉल टी में संकरण मतलब कि क्रॉस करवाने पर प्राप्त F1 संतति पहले मिलेगी, तो उसका फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। तो F1 में फिनोटाइप मतलब देखने में कैसे लगते हैं पौधे, सारे लंबे होते हैं, जबकि एक लंबा जनक था और एक बौना था, छोटा था, लेकिन जब उनका संकरण कराया गया तो सारे लंबे पाए गए, क्योंकि जीनोटाइप सबका क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक पेरेंट से उसे कैपिटल टी मिला, एक से स्मॉल टी मिला। कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, तो उसका अगर एक सिंगल भी प्रति है, एकल प्रति भी है, तो वो अपना प्रभाव दिखा सकती है, वो प्रभावी लक्षण है। अब F1 संतति को भी आपस में जब संकरण कराया जाता है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को, तो F2 का फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, तो F2 में क्या होता है, 3 लंबे और रेशो देंगे 1 बौना, 3 लंबे और 1 बौना। और इसमें जो जीनोटाइप आता है, देखो कैपिटल टी मतलब एक ऐसा होने के चांस है एक कोशिका में जिसमें दोनों तरफ से उसे कैपिटल टी मिलेगा, और 2 चांसेस ऐसे हैं जिसमें एक से कैपिटल टी मिलेगा और दूसरे से स्मॉल टी मिलेगा, और एक चांस ऐसा है जिसमें स्मॉल टी यानी कि वो बौना पौधा, छोटा पौधा होगा जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं। अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो लंबा होगा देखने में, दैट्स वाई फिनोटाइप में क्या था, अपीयरेंस पर बेस्ड होता है, जैसा दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो 3 लंबे और 1 बौना। द्विसंकरण, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना द्विसंकरण की, ये वाला क्रॉस आपको बनाने के लिए नहीं आता, जो अभी हमने ऊपर एकल संकरण की बात की है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की है, उसका तो मैं अभी आगे एक क्वेश्चन लूंगी जिसमें हम इस क्रॉस को करके दिखाएंगे। बट द्विसंकरण वाला क्रॉस आपसे नहीं पूछा जाता। जहां आप द्विसंकरण क्रॉस शब्द देखें, ये रेशो लिख दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% टाइम यही रेशो पूछी जाती है। तो ये हमारे पास जो हमारी NCERT में एग्जाम्पल है वो बीजों के आकार पर है कि गोल और रंग उसका, गोल और पीले बीज कितने होंगे, गोल और हरे बीज कितने होंगे, झुर्रीदार और पीले बीज कितने होंगे, झुर्रीदार और हरे बीज कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और यूजुअली रेशो पूछी जाती है, अनुपात पूछा जाता है। तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये आप लिख देंगे। इनके बीच में अनुपात लगा दीजिएगा लाइक दिस। यहाँ मैं आपको शो करती हूँ। सो इसको ना इस तरह से लिखिएगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, इस तरह से आप लिखिएगा इस अनुपात को। और इनके ये जो किस प्रकार के होंगे, ये भी इनके नाम भी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम बताइए। तो CFC ये लेसन नंबर 15 से है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका ईयर भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 1987। बिकॉज अगर इंग्लिश में देखें हम तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनता है, और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा, तो आधा नंबर और 1 नंबर इनमें बिल्कुल आप लूज मत करिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो फटाफट से आप इनके आंसर लिख दीजिए। आहार श्रृंखला में अगले पोषी स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक पोषी स्तर से दूसरे में? तो केवल 10%। जब सूर्य से हरे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं ऊर्जा को तो 1%, उसके बाद हर स्टेप पर 10%, इसे 10% नियम भी कहते हैं। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पर वृद्धि होती रहती है। जैसे एक DDT नाम का केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में फसलों पर छिड़का जाता है, तो पाया गया कि वो उसकी मात्रा पक्षियों में इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बहुत सारे मात्रा में मर गए। सो ये जो रसायन जो हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं जैव आवर्धन। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड रक्त को हृदय से अन्य अंगों तक ले जाती हैं, पर कौन सी धमनी इसके विपरीत काम करती है? लेके तो जा रही है, वो हृदय से तो बाहर लेके जाने वाली धमनियां होती हैं, लेकिन अब वो ऑक्सीजन वाला नहीं लेकर के जा रही है, वो बिना ऑक्सीजन का लेके जा रही है। तो ऐसी है फुफ्फुस धमनी। ये हृदय से फेफड़ों तक लेकर के जाती है, फिर फेफड़े वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। तो फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है, ये हृदय से फेफड़ों तक बिना ऑक्सीजन वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसे हम अशुद्ध रक्त भी बोल देते हैं। इसी प्रकार सभी शिराएं बिना ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के बिना ऑक्सीजन वाला रक्त जो है विभिन्न अंगों से इकट्ठा करके हृदय में लाती हैं। तो कौन सी शिरा इसका अपवाद है? फुफ्फुस शिरा, जो कि फेफड़ों से आती है। देखो शिराएं जो हैं वो हृदय में रक्त को लाती हैं, चाहे वो बाकी अंगों से लाएं कार्बन डाइऑक्साइड वाला, चाहे फेफड़ों से लाएं ऑक्सीजन वाला। तो जो फेफड़ों से आ रही है शिरा उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। ये फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के आती है। तो यहाँ पर आपके हो गए ये शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके सारे हो गए हैं यहाँ पर 1 मार्क वाले। अब हम बात करेंगे कार्य बताओ। तो एंजाइम पेप्सिन ये अमाशय में सिक्रीट होती है, अमाशय में इसका स्रावण होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में ही स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा करके अमाशय भी लिखा है। तो दूसरी चीज़ अमाशय में क्या निकलती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि जब मुंह से भोजन अमाशय में जाता है, मुंह में उसका माध्यम होता है क्षारकीय, जब अमाशय में पहुँचता है तो पेप्सिन नाम की जो एंजाइम वहाँ निकलती है जिसने प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करना है, उसको अपना काम करने के लिए माध्यम चाहिए अम्लीय। तो उस माध्यम को अम्लीय कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ ही साथ वो जीवाणुओं को भी मारता है। कई बार सिर्फ इसी पर क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 मार्क, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य लिखिए। श्लेष्मा भी साथ में निकलता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की परत को कोई नुकसान ना हो, तो उसकी रक्षा करने के लिए, अम्ल से रक्षा करने के लिए श्लेष्मा भी सिक्रीट होता है। बट लेकिन अगर ज़्यादा आप ऑयली और जंक फूड खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है, हमें एसिडिटी भी फील होने लगती है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ फूड पाइप से ऊपर तक हमें एसिड फील होता है। तो जब हम एंटा एसिड कुछ इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं कि ताकि वो एसिड का प्रभाव कम हो जाए, और अगर लोग ऐसा बार बार करते हैं तो उनकी अमाशय की परत भी वहाँ से हटने लगती है और अल्सर नाम की बीमारी भी हो सकती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ज़्यादा निकलेगा तो ये नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। अब पित्त रस जो है ये निकलता है आपका यकृत से, पित्त में आता है। पित्त की थैली होती है छोटी सी, गॉल ब्लैडर कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, गॉल ब्लैडर नाम जरूर सुना होगा। तो पित्त की थैली में जो रस आता है, पाचक रस आता है, वो वसा का पाचन करता है, जिस प्रक्रिया को इमल्सीकरण भी कहते हैं। दीर्घरोम के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं कि छोटी आंत में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बालों जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे धागे से निकल रहे होते हैं, ताकि पचे हुए भोजन, क्योंकि छोटी आंत में सारा भोजन पूरी तरह से पच जाएगा, उसको अच्छी तरह से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सके, अवशोषित किया जा सके, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए एब्जॉर्ब करने का। इसके लिए जो संरचनाएं हैं दीर्घरोम, अवशोषण, पचे हुए भोजन के लिए, भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने का काम है इसका। ये छोटी आंत में पाया जाता है। विभाजिका जो है वो मानव हृदय में आपके राइट और लेफ्ट पोर्शन को बीच में डिवाइड करती है, क्योंकि एक तरफ जो है, इसके हृदय के डायग्राम पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, सो ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन वाला, और एक तरफ से कौन सा ब्लड फ्लो करता है? बिना ऑक्सीजन वाला। तो दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं। आपने ये भी सुना होगा कि कई बच्चों का जो है वो दिल में छेद होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी वाला काम, भागना दौड़ना नहीं कर पाते, अच्छे से खेल नहीं पाते, जब तक कि उनकी थोड़े बड़े होने पर सर्जरी नहीं हो जाती। तो वो यही होता है कि इनकी विभाजिका में एक छोटा सा छेद होता है, जो कई बार बर्थ टाइम से भी हो सकता है, बाद में भी डेवलप हो सकता है। सो ये वही विभाजिका है जो दोनों तरह का ब्लड अगर मिक्स हो जाएगा तो एनर्जी प्रॉपरली सारे सेल्स को नहीं मिलेगी।
वॉल्व भी होते हैं हृदय में जो रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। सारे अगर अंगों से जो ब्लड इकट्ठा होकर के आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो वापस ना चला जाए, इसलिए वहाँ पर वॉल्व दिए जाते हैं। क्योंकि जब शिराएं हृदय में लाती हैं सारे अंगों से रक्त को, तो वो ज़्यादा प्रेशर से नहीं आ रहा होता, तो वापस ना जाए इसलिए पहले ब्लड आगे चला गया तो पीछे का रास्ता ये वॉल्व बंद कर देते हैं। पहले तो खोलते हैं, जाने देते हैं, जब आगे चला गया तो फिर ये वॉल्व, ये दरवाजे की तरह होते हैं जो बंद हो जाते हैं, फिर ये खोलते नहीं हैं। अब जो ब्लड है वो आगे ही जाता है फिर हृदय में। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये नर जनन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं। इनका काम है जो ये अपना स्त्राव देते हैं शुक्र वाहिका में, जहाँ से शुक्राणु होते हुए जा रहे हैं वृषण की ओर, बाहर निकलेंगे वहाँ से शरीर से, तो उनकी गति को, शुक्राणुओं की गति को आसान बनाता है, क्योंकि तरल माध्यम हो गया, उनका मूवमेंट करना ईजी हो जाएगा और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। तो मैं आपको साथ साथ समझाती जा रही हूँ सो दैट कि जो भी चीज़ें आपने इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ी हैं वो एक बार पे क्विक रिवाइज और रिकॉल हो जाएं। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है जैसा कि आपके सामने है, और इसका पीडीएफ भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर हो जाएगा, तो नीड नॉट टू वरी, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, बार बार लिख करके बोल करके प्रैक्टिस करनी है। बायो में नंबर ज़रूर लेने हैं, फाइन। तो बायो बहुत स्कोरिंग है और आप बड़े आराम से इसमें नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट है वृषण। वृषण जो है ये भी नर जनन तंत्र का हिस्सा है, ये शुक्राणु बनाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखो बहुत सारी बातें रिपीट भी हो रही हैं, ये बातें हम पहले भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इस तरह से नहीं पूछेंगे तो उस तरह से पूछ लेंगे। नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय की भी बात हमने पहले की थी, अंडाणु भी यहीं बनते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन भी यहीं बनता है। साथ ही यहाँ एक और है, ये भी लेसन नंबर 6 से है, उपास्थि वलय, जो हमारी विंड पाइप, जो श्वास नली है उसमें वलय होते हैं, ये श्वास नली को सिकुड़ने से बचाते हैं। जब उस समय उस किसी मोमेंट पे जब हवा नहीं है उसके अंदर तो वो सिकुड़ ना जाए, ये उसे सिकुड़ने से बचाते हैं। ओजोन परत लेसन 15 से है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, जिनसे त्वचा संबंधी बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। प्लेसेंटा जो है ये भी मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, कि जब भ्रूण जब निषेचन हो जाता है तो भ्रूण विकसित होने लगता है गर्भाशय में। अब भ्रूण को कहाँ से मिलेगी ऊर्जा? माँ से, माँ के रक्त से। तो माँ और भ्रूण के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान की सतह जो है ये प्लेसेंटा है, और ये तश्तरीनुमा एक डिस्क टाइप, प्लेट टाइप की संरचना होती है। नेक्स्ट अब हमारे 2 मार्कर्स आ गए। ये भी जो कार्य वाले थे ये भी 1 मार्कर थे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द ना लिख करके आपको एटलीस्ट एक लाइन लिखनी थी। कारण बताओ आलिंद की अपेक्षा। अब आलिंद क्या होते हैं? हृदय में ऊपर वाले हिस्से जो है आलिंद है, नीचे वाले निले हैं। तो आलिंद की अपेक्षा निले की भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि आलिंद से रक्त जाता है निले में और निले से इसने बाहर निकलना है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजने के लिए इनकी भित्ति थोड़ी मोटी होती है। किसी आहार श्रृंखला में 3 या 4 से ज़्यादा पोषी स्तर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी हमने 10% नियम की बात की कि एक पोषी स्तर से दूसरे में जाएगा तो 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होगी। अब मान लीजिए कि 1000 जूल है तो अगले में कितनी गई? 100 जूल। 100 जूल से 10% कितना हुआ? 10 जूल। 3 हो गए स्टेप। अब उसके आगे वाले को कितनी मिलेगी? 1 जूल। उसके आगे होगा तो 0.1 जूल। तो ऊर्जा तो नाम मात्र की आगे जाएगी, ना के बराबर जाएगी। इसलिए 3, और है किस लिए? जो आहार श्रृंखला वो बनी किस लिए? ऊर्जा के लिए तो बनी है। किसी और जीव को एक जीव क्यों खाता है? ऊर्जा के लिए। तो जब उसे ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो फायदा क्या? इसलिए 3 या 4 से ज़्यादा उसमें स्तर नहीं होते। ज़्यादा स्तर होंगे तो कम ऊर्जा उपलब्ध होगी। अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर कि मैंने कितने छोटे छोटे इनके कंसाइज आंसर बनाए हैं। और साइड में ना जब भी अंतर लिखो तो आधार लिखो, फाइन। उससे ना आपकी पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ती है, आपको एक शब्द में काम चल जाता है। जैसे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है, तो आधार क्या है कि ऑक्सीजन, तो वायवीय श्वसन में उपस्थित है, उपस्थिति है उसकी, और अवायवीय श्वसन में अनुपस्थिति है। तो इसको उपस्थिति और अनुपस्थिति कर लीजिएगा। होने का स्थान कहाँ होता है? वायवीय श्वसन पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य में ही कंप्लीट हो जाता है। ऊर्जा अधिक, उसमें कम। उत्पाद मतलब कि लास्ट प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? तो वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पूरी तरह से ग्लूकोज टूट जाता है। अवायवीय श्वसन में एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 बनते हैं, ये पूरी तरह से नहीं टूटता। ये भी आगे डिटेल में क्वेश्चन आएगा इसकी, जब हम फ्लो चार्ट करेंगे, डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस में आएगा। धमनी और शिरा, ये भी वही है। धमनी क्या है? ये ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के जाती हैं, लेकिन दिशा देखो, इनका कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचाती हैं सारे अंगों को, हृदय से अंगों तक। अपवाद के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो फुफ्फुस धमनी है वो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हृदय से फेफड़ों तक लेकर के जाती है। शिराएं जो हैं ये बिना ऑक्सीजन वाला रक्त अंगों से हृदय तक लाती है। तो देखो 2 पॉइंट्स अलग बनाओ ना, 2 नंबर लो। एक ही पॉइंट में दोनों बातें लिखोगे तो फिर 1 मार्क ही मिलेगा। दोनों को अलग अलग बनाओगे 2 मार्क्स मिलेंगे। यूजुअली ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। सो अंगों से हृदय तक लाती, सारे अंगों से कलेक्ट करके हृदय में लाती हैं और बिना ऑक्सीजन वाला लाती है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है जिसके बारे में हमें ऊपर वाले क्वेश्चन
में बात की थी, फुफ्फुस शिरा जो फेफड़ों से आ रही है वो ऑक्सीजन वाला लाएगी। लाना है इन्होंने, हृदय में लाने वाली शिराएं हैं, जाने वाली लेकर जाने वाली धमनियां हैं। धमनियों की जो है वो भित्ति मोटी होती है क्योंकि इन्होंने हृदय से लेकर के जाना है, तो ब्लड इनमें प्रेशर से फ्लो करता है, ज़्यादा रक्तचाप होता है। शिराएं जो है वो अपना कम प्रेशर से ला रही हैं, इसलिए वो कम मोटी होती हैं। शिराओं में मैंने पहले बात की वॉल्व होते हैं, देखो लिखा है ना होते हैं, टिक लगा दो या होते हैं कुछ भी लिख दो। तो वॉल्व इसलिए होते हैं ताकि रक्त पीछे की तरफ वापस ना जा पाए। धमनियों में क्या है, वो पहले ही प्रेशर से जा रहा है तो वॉल्व की जरूरत नहीं है, वो जाएगा आगे ही जाएगा। स्थिति कैसी है, धमनियां जो है ये सतही ऊपर ऊपर नहीं है। यहाँ पर ना हमें देखो, आपके बाद आपने देखा होगा जो ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो ढूंढ रहे होते हैं, वो वेन ये शिरा ही ढूंढते हैं, शिरा से वो ब्लड निकालते हैं। और जो धमनियां हैं वो काफ़ी नीचे हैं, डीप सीटेड हैं, सतही नहीं है, जबकि शिराएं सतही हैं, ऊपर ही दिखती हैं। और कई बार चर्बी वर्बी कम हो जाए तो यहाँ बड़े ऐसे कंकाल सा और वो सारी शिराएं दिखने शुरू हो जाती हैं। एनीवे, स्वपरागण और परपरागण, ये आपका पुष्प वाला क्वेश्चन है। परागण का मतलब ही होता है कि जो पराग के कण हैं वो पराग कोश से वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस पर भी अभी हम बात करेंगे आगे डायग्राम में या लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अगर तो सेम फूल पर है, फाइन, कि एक ही फूल में दोनों अंग हैं, नर वाला भी और मादा वाला भी, तो नर के पराग कोश से पराग के कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तब तो हम उसे स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अगर एक फूल से दूसरे फूल में जा रहे, भले ही पौधा सेम है, उसी पौधे का ही दूसरा फूल है, तो भी हम उसे परपरागण ही कहेंगे। और हो सकता है एक पौधे का एक फूल हो, वर्तिकाग्र किसका है, दूसरा फूल है, दूसरा पौधा है, मतलब अलग से कोई पौधा है तो वहां जा रहा है, तब भी वो परपरागण है। लेकिन अगर सेम ही पौधा है और उसी के दूसरे फूल पे जा रहा है तो भी हम उसे परपरागण ही कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, तो सूक्ष्म जीवियों द्वारा सरल पदार्थों में जो बदले जा सकते हैं वो पदार्थ जैव निम्नीकरणीय। देखो आधार क्या लिखा है, परिभाषा। और जो सूक्ष्म जीवियों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते वो अजैव निम्नीकरणीय है। उदाहरण फल सब्जियों के छिलके, कागज, सूत और जूट। लेकिन अगर कोई संश्लेषित रेशे से बना हुआ कपड़ा है तो वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। कई बार आपको लिस्ट दे रखी होती है, आपको बताना होता है जैव और अजैव कौन सा है। प्लास्टिक, कांच, धातु, पॉलीथीन, ठीक है। अब प्रभावी लक्षण, जिसके प्रकट होने के लिए जीन की एक ही प्रति पर्याप्त है, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर एक भी कैपिटल टी है तो वो लंबा पौधा है। अप्रभावी लक्षण, जिसे प्रकट होने के लिए जीन की दोनों प्रतियां आवश्यक हैं, जैसे कि स्मॉल टी, जब दोनों होंगे तभी उसका लक्षण प्रकट होगा। एक लिंगी पुष्प, जिसमें स्त्री केसर या पुंकेसर कोई एक ही जनन अंग होता है। उभयलिंगी, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। उदाहरण पपीता और तरबूज आ गए एक लिंगी में, उभयलिंगी में आएंगे सरसों और गुड़हल। अलैंगिक और लैंगिक में जैसे नया जीव उत्पन्न, पहला आधार देखिए, नया जीव उत्पन्न एकल जीव से, अलैंगिक में दो जीवों नर व मादा से लैंगिक प्रजनन। युग्मक बनते हैं, अलैंगिक में नहीं और लैंगिक में हाँ, नर और मादा दोनों युग्मक। नया जीव पैतृक जीव के समरूप है, बिल्कुल उसके जैसा है उसका रूप, जबकि लैंगिक में क्या होता है, पैतृक जीव के समान तो है लेकिन समरूप नहीं है। तो इस प्रकार ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब आ गए आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसमें है कायिक संवर्धन के लाभ। तो जो पौधे बीज पैदा नहीं कर पाते उनके लिए उपयोगी है, भाई वो कैसे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। और नए पौधे बिल्कुल जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल, ऐसे भी हम लाइक करते हैं बहुत बार, इवन अभी सर्दियों में खजूर भी ऐसे आते हैं जो सीडलेस होते हैं, तो ये वहाँ कायिक संवर्धन से उगाए जाते हैं। सस्ता और आसान तरीका, देखो आंसर है ना शॉर्ट, बहुत मैंने मतलब सोच के कि बिल्कुल वैसे ही कीवर्ड्स आए कि बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाए लर्न करना। बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले होता है परागण, कि पराग के जो कण हैं वो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक आए। जैसे ही वो आते हैं वहां से वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक एक नली बन जाती है। फिर जब अंडाशय में पहुंच जाते हैं तो निषेचन हो जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और युग्मनज बनता है। अगर युग्मनज बन गया मतलब निषेचन हो गया। इसको स्टार इसलिए लगाया, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। फिर युग्मनज जो है वो भ्रूण बनता है, भ्रूण फिर बीज बनता है, बीज के ऊपर कठोर आवरण आने लगता है और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है और बाकी फूल के अन्य भाग जो पंखुड़ियाँ, बाह्य दल, ये सब झड़ जाता है। जब अंड का निषेचन, ये हमारे मादा जनन तंत्र से है कि जब अंड का निषेचन, देखो अंडाणु तो हर महीने एक अंडाशय से अब निकलता है, लेकिन जब वो निषेचन नहीं हो पाता यानी वो शुक्राणु से मेल नहीं कर पाता तो गर्भाशय ने जो तैयारी की होती है ना, जो उसकी मांसल सी वहाँ सारे उत्तक आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, रक्त की कोशिकाएं आ जाती हैं तो वो टूटने लगती हैं और रक्त और म्यूकस, वो सारे टिश्यूज, वो सारे उत्तक बाहर निकलने लगते हैं, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव भी कहते हैं। तो 2 बातें आपने लिखनी है। गर्भरोधन के तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है यांत्रिक अवरोध, जिसमें कंडोम जो मेल्स यूज करते हैं, सर्वाइकल कैप जो फीमेल्स यूज करती हैं, रासायनिक
रासायनिक तकनीक जिसमें दवाइयाँ या इंजेक्शंस खा करके अंडाणुओं का बनना, उनका परिपक्व होना रोका जाता है। IUCD इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी जो आपने कॉमनली नाम सुना होगा। चौथा है शल्य क्रिया तकनीक, नसबंदी जो कि मेल्स में होती है, या ट्यूबोक्टोमी जो फीमेल्स में होती है। ये आपके लॉन्ग आंसर्स हो रहे हैं। अगला है मेंडल द्वारा मटर के पौधों के चयन का क्या कारण है। मटर के पौधे ही क्यों लिए उन्होंने अपने प्रयोग के लिए? एक तो विकल्पी लक्षण, बौना पौधा और लंबा पौधा, पीले बीज या हरे बीज, झुर्रीदार बीज या गोल बीज, ये सारे जो वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव जो सिम्टम्स थे, वो जो ट्रेट्स थे वो दिखाई दे रहे थे, ऊपर से ही दिखाई दे रहे थे। जीवन काल छोटा, फटाफट से प्रयोग करके देखा जा सकता है, रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। एक ही बारी में बहुत सारे बीज पैदा होते हैं और स्वपरागण करते हैं वैसे ये पौधे, लेकिन कृत्रिम तरीके द्वारा परपरागण भी करवाया जा सकता है। तो उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ना एक स्कोप मिला, वाइड वेराइटी मिली मटर के पौधों में। अब एकल संकरण, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस, जब हमने एक ही जोड़ी पर बात करनी है, आपको पता है कि बहुत सारे लक्षण होते हैं, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लाल फल और सफ़ेद फल ले लिया, हर बार हम वो लंबा पौधा बौने पौधे का एग्जाम्पल नहीं लिया, करना सेम तरीका वही है। तो लाल फल के लिए हमने कैपिटल आर ले लिया, सफ़ेद फल के लिए स्मॉल आर ले लिया। जो जब इनके युग्मक बनेंगे ये अलग अलग हो जाएंगे, स्मॉल आर भी। उसके बाद जब इनका क्रॉस होगा, जब ये आपस में मेट करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो कैपिटल आर को स्मॉल आर मिल सकता है। इस कैपिटल, यहाँ मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर, ये वाला अगर इससे जुड़ता है तो स्मॉल आर, अगर ये वाला जुड़ रहा है इस वाले स्मॉल आर से तो भी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस प्रकार जो सारे के सारे हैं वो कैसे आ गए अब आपके कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखने में सभी लाल हैं और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अब इन्हीं को आपस में क्रॉस कराया गया F1 संतति वालों को, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर जब ये अलग होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इनको उसी तरह से फ्यूज करेंगे तो देखिए कैपिटल आर आ रहा है पहले वाला, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में है स्मॉल आर। तो 3 तो लाल हो गए और 1 सफ़ेद हो गया। इसी प्रकार जो अनुपात हमने ऊपर डिस्कस किया था 3:1, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1। ये बिल्कुल 1:2:1 जो आपकी बुक में कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले एग्जाम्पल से की गई है, लंबे और बौने पौधे से। कचरा प्रबंधन की विधियां लेसन 15 से है। जैव मात्रा संयंत्र, यहाँ पर जैविक कचरा खाद में बदल दिया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा जो है ये निचले क्षेत्रों में दबा दिया जाता है। सीवेज उपचार, नदी में जाने से पहले नाले के पानी की सफाई। पुनः चक्रण, अजैव कचरा जो कि मिट्टी का हिस्सा नहीं बन सकता, उसको उनसे नए पदार्थ बनाना, जैसे प्लास्टिक्स को हम देते हैं, कांच को देते हैं कबाड़ियों को, वो यही पुनः चक्रण के लिए जाता है। पुनः उपयोग कि नए तरीके से बार बार उस चीज़ को इस्तेमाल कर लो। अब हम पेप्सी की बोतल लाते हैं, बाद में उससे पानी भर रहे होते हैं, या मैंने तो उसको एक्सपेरिमेंट के लिए कटिंग करके उसे बीकर एंड ऑल दैट ये चीज़ें भी बनाई। तो किसी भी तरह से आप उसका बार बार इस्तेमाल कीजिए, जब उसको कचरा बनने से रोकिए। अब आ गया आपके लास्ट है, ये है चित्र। तो सबसे पहले है अमीबा में पोषण। तो ये जो चित्र है, अब देखिए चित्र जो है ये लेबल होना ज़रूरी है, लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वैसे ही बड़ा आसान चित्र है कि आपने एक कोशिका झिल्ली बनाई, बीच में केंद्रक दिखा दिया और बाहर एक खाद्य कण। उसके बाद जब खाद्य कण अंदर की तरफ जा रहा है और जो कोशिका झिल्ली है वो अपना आकार बदल रही है, तो कूटपाद बनते हैं, नकली पैर जिसे कहते हैं। फिर ये अंदर जाकर के एक उसमें ट्रैप हो जाता है गोले में, जिसे हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। और उसके बाद वाले चित्र में कोई लेबलिंग नहीं है, वो उसी का हिस्सा बनेगा, वहाँ वो पचेगा एंड इसी तरीके से वो जो अपशिष्ट है, जो बच गया है, वो बाहर हो जाएगा, अनपचा जो भोजन है। उसके बाद है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो ग्लूकोज जो है ये इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट के रूप में टूट जाता है, थोड़ी सी ऊर्जा बनती है। अब उसके बाद डिपेंड करता है ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ऐसा यीस्ट में होता है। उस प्रक्रिया का नाम भी देखिए यहाँ पर, किण्वन। ध्यान दीजिए किण्वन पर। यीस्ट में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन, उसे हम किण्वन कहते हैं। हमारी पेशियों में जब हम हैवी वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो कई बार हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती कोशिकाओं को। तो पाइरूवेट ऐसे ही टूटने लगता है और तब हमारी कोशिकाओं में बनता है लैक्टिक अम्ल और थोड़ी बहुत ऊर्जा बनती रहती है, ताकि शरीर को ऊर्जा मिलती रहे वो हैवी काम करने में। तो ये जो लैक्टिक अम्ल है, इसी कारण ये मांसपेशियों में दर्द होता है। अगर प्रॉपरली जैसे हम सांस लेते हैं नॉर्मल तरीके से, तो ऑक्सीजन की पूरी भरपाई होती रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये प्रक्रिया पूरी होती है, तब पूरी तरह से ग्लूकोज टूट जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और अच्छी मात्रा में ऊर्जा बनती है, जिसकी हम यूनिट पढ़ चुके हैं ATP।
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 ATP बनते हैं यहाँ पर, और अगर बिना उसके हो रहा है या ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है तो 2 ही ATP बनते हैं। उसके बाद है हृदय का काट चित्र। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस चित्र को बनाने की कोशिश की है, और अगर टाइम ने अलाउ किया तो मैं आपके साथ इन चित्रों को आसान तरीके से कैसे बनाना है वैसा वीडियो भी पोस्ट करूंगी। सो अभी अगर आप इसको वैसे देख करके भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप बना पाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से 4 हमने चैम्बर दिखा दिए, दायां अलिंद दायां निले, बायां अलिंद बायां निले। अब आप यहाँ से देखो जो दाएं अलिंद में आ रहा है, रक्त आ रहा है सारी अंगों से, वो कौन ला रहा है? महाशिरा। इसकी 2 हैं, ऊपर वाले हिस्से से लाने वाली और नीचे वाले हिस्से से, तो एक ही बना दो या दोनों बना दो। महाशिरा दाएं अलिंद में लाती हैं। फिर वहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? दाएं नीले में, और यहाँ से आप देख रहे हो फुफ्फुस धमनी इसको फेफड़ों की तरफ ले जा रही है। फिर फुफ्फुस शिरा जो है ये फेफड़ों से ला रही है। ये एरोज जरूर बनाने हैं, एरोज नहीं बनाएंगे तो उसकी फंक्शनिंग क्लियर नहीं होगी और आपको डायग्राम में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले से ये देखिए ये जो जा रही है ये महाधमनी, ये महाधमनी ही जो है वो हृदय से ब्लड को ले जाती है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, और सारे शरीर के हिस्सों में बांट आती है। और बीच में ये आप देख रहे हैं विभाजिका, जिसकी हमने बात की थी कि दोनों तरफ, इस तरफ कौन सा वाला ब्लड है, दाईं तरफ कौन सा ब्लड है जो ला रही हैं शिराएं सारे अंगों से, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, और बाईं तरफ जो है वो सारा ऑक्सीजन वाला है, क्योंकि वो फेफड़ों से आ रहा है, फुफ्फुस शिरा लेकर के आ रही है। तो ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। तो ये चित्र बनाने की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 5-5, 6-6 बार ज़रूर बनाइए। 1-2 बार तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करना, तभी आप उसमें कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। अब मानव उत्सर्जन तंत्र बहुत ईजी है। आपके यहाँ पर जो बुक्स में बना हुआ है ना, वो यहाँ पर बीच में वो भी दिखाया हुआ है धमनी और शिरा, तो मत बनाइए, कोई बात नहीं। ये जो 4 यहाँ पर अंग दिखाए गए हैं यही हैं। एक इस तरफ है देखो दायां वृक्क, इधर है बायां वृक्क, ये ऐसे राजमा के दाने की तरह बना दीजिए। 2 नलियां निकालिए जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। और यहाँ वृक्क का जो फंक्शन है वो भी अगर पूछ लिया जाता है कि होता क्या, ज़्यादातर के बाद डायग्राम बना हुआ होता है और उस बोला जाता है कि लेबल कीजिए, नाम लिखिए और उसका फंक्शन कार्य बताइए। तो वृक्क का काम क्या होता है? मूत्र बनाना। उसके बाद वो मूत्र जो है वो उस नली मूत्रवाहिनी से कहाँ पर आ जाएगा? मूत्राशय में, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा हो जाता है, और मूत्र मार्ग जहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो मेन 3 है, वृक्क दायां और बायां जोड़े में, मूत्रवाहिनी भी दायां और बायां जोड़े में, और मूत्राशय एक ही है जहाँ पर मूत्र इकट्ठा हो जाता है। ये ईजी था। अब ये वृक्काणु की जो संरचना है ये बच्चों को मुश्किल लगती है, बट बिलीव मी ये इतनी मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले ना आपने ये इस तरह से ये बनाना है। यहाँ पर एक बारी हम इसमें थोड़ा सा एक पेन का इस्तेमाल करते हैं। 1 सेकेंड, ये मैं आपको यहाँ से शुरू करती हूँ। यस, ये देखिए, ये जो आपने बोमेन संपुट बनाया ये कप आकार का है, बीच में ये गुच्छा सा बना दिया जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। फिर उसके बाद ये नलिका आकार शुरू हो जाता है, देखो लिखा भी है वृक्काणु का नलिका आकार। बस ये बना दो, यहाँ से ब्लड छन के और ये इधर जाकर के इकट्ठा हो रहा है संग्राहक वाहिनी में। तो आप ये नलिका बनाइए, संग्राहक वाहिनी बनाइए, बोमेन संपुट बनाइए और कोशिका गुच्छ बनाइए। ये जो वृक्क, ये धमनी बनाई हुई है, ये मत बनाओ। और यहाँ नीचे देखो, ये इस तरह से चित्र पूरा हो जाएगा। एक बार शॉर्ट करके हम इसे, स्क्रीन को शॉर्ट करके पूरा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ आपसे कि बोमेन संपुट, दोबारा मैं आपको, वेट अ मिनट, अगर मैं इसे थोड़ा और छोटा कर दूँ, आई थिंक ये भी आपको विजिबल होगा। तो ये आप बोमेन संपुट बनाइए, ये जो कप सा है, ग्लोमेरुलस बनाइए, ये नलिका बनाइए ये वाली इस तरह की, और ये संग्राहक वाहिनी बनाइए। बस ये बीच में अगर आप नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, कोई बात नहीं, तब भी आपको मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का डायग्राम आएगा तो 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर यही सब, तो मुश्किल नहीं है। तो 4 ही इसमें आपने पार्ट्स को लेबल करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं पुष्प की संरचना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इवन 8th क्लास में भी आप कर चुके हो कि ये जो बीच में आप हिस्सा देख रहे हो इसको भी थोड़ा सा छोटा करके, और ये देखिए आपने ये पंखुड़ियाँ जो बनानी है वो किसी भी तरह से बना दो, कोई बात नहीं। नीचे आपने ये बाह्य दल दिखा दिया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है ये स्त्री केसर वाला हिस्सा, ये इस तरह से ये है, ठीक है ना। तो वर्तिकाग्र जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है। फिर ये जो नली है इसे हम वर्तिका कहते हैं, और ये जो नीचे है इसे हम अंडाशय कहते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्त्री केसर या पिस्टल। इसी तरह से ये एक जो धागे जैसी संरचना है ये तंतु है, इसमें ऊपर बना हुआ है परागकोश, जिसके अंदर ये डॉट 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 दिखाए जाते हैं, तो ये पराग के कण हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर बनती हैं पुंकेसर। ये मेन है, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, यही आपसे, और यूजुअली डायग्राम बना होता है, आपको लेबलिंग करनी होती है और इनके कार्य लिखने होते हैं, और इनके कार्य हम पहले ही लिख चुके हैं ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस में।
नेक्स्ट आपका डायग्राम जाता है अमीबा में द्विखंडन। तो यहाँ पर भी क्या है कि पहले आपने एक जनक कोशिका दिखा दी, फिर बढ़ता हुआ केंद्रक, बढ़ती हुई कोशिका, दोनों जो सेकंड और थर्ड नंबर पे उनकी लेबलिंग सेम है, और फिर वो अलग अलग हो जाएंगी तो संतति कोशिकाएं बन जाएंगी। अब देखिए ये अमीबा में द्विखंडन है, और जो ऊपर डिस्कस किया था वो था हमारा अमीबा में पाचन। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अमीबा का नाम देखते कोई भी एक चित्र बना दिया, देखो पोषण पूछा है या जनन तरीका पूछा है, द्विखंडन पूछा है। कई बार ये भी कहते हैं अमीबा कैसे जनन करता है, तो द्विखंडन नाम का आधा नंबर है और 1.5 नंबर का डायग्राम आता है, तो द्विखंडन लिखना है वहां पर। इस तरह से हाइड्रा किस तरह से जनन करता है, ये मुकुलन। तो ये आपने ना गुलदस्ते की तरह का एक चित्र है, जनन जीव है, साइड में एक छोटा सा हिस्सा निकलता हुआ दिखा दो, उसे थोड़ा बड़ा दिखा दो, लास्ट में बिल्कुल जैसा जनक जीव है, पेरेंट है, वैसा दिखा दो, तो ये डॉटर एक संतति जीव बन जाएगा, ये मुकुलन है। पत्तियों में रंध्र, अब ये रंध्र का चित्र भी बहुत आसान है। देखो ये हमने दो जो है ये राजमा के दाने की तरह बनाया, बीच में एक खाली सा हिस्सा दिखाया जिसे रिक्तिका कहते हैं। छोटे छोटे से गोल गोल से लंबे लंबे अंडाकार जो क्षेत्र बनाओगे आप संरचनाएं, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक थोड़ा सर्कल डार्क सा कर दो, वो केंद्रक हो जाएगा। और ये जो बीच का चीज़ है यही रंध्र है, जो बीच का छेद है यही बंद और खुलता है। और साइड में जो ये राजमा जैसे बनाए हैं इन्हें कहते हैं रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट जो आपकी बायोलॉजी का पोर्शन था। देखो कितनी जल्दी, अब एक तरह से आधे घंटे का वीडियो बना है, 2 पे तो मैंने इंट्रोडक्शन ही आपको दिया है। तो ये बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो लर्न ज़रूर करिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिए डायग्राम्स की। इन केस कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी कुछ भी। और नेक्स्ट संडे जो है वो हम फिजिक्स पोर्शन की बात करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि बायो के ये 50 क्वेश्चंस करके हम जो 3.5 चैप्टर हमारे आने हैं इस बार, उनकी सारी प्रैक्टिस, उनको रिवाइज कर सकते हैं। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मानव में लिंग निर्धारण, ये डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस का पैटर्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। अपने अगले वीडियो में मैं फिजिक्स के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, एंड दैट विल बी पोस्टेड ऑन नेक्स्ट संडे। इन बिटवीन मैं एक वीडियो आपके साथ और शेयर करना चाहती हूं जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी की। एक सैम्पल पेपर का राउंड लेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे, बिकॉज हम टीचर्स को एक बात नोटिस में आई कि जो पीरियोडिक असेसमेंट के एग्जाम स्कूल में हुए, चेकिंग के दौरान हमने ये देखा कि बच्चे जो हैं क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हैं। पैराग्राफ बेस्ड, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उनको एमसीक्यूज ना समझ के वो शॉर्ट आंसर समझ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप जो ये चेंज पैटर्न है उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड दैट वीडियो विल बी पोस्टेड इन बिटवीन दिस वीक। सो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियोस। और मिलते हैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के साथ, यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक।